पेट की साफ बहू। मम्मी तो घर पर नहीं है आंटी। अरे तो राजेश जी को बुला देना बेटी। पापा? अच्छा पापा, वो पोटैटो वाली आंटी आई है। भाभी जी आओ। रमा, ये पोटैटो वाली क्या होता है? सॉरी बोलो आंटी को। अरे आप ही तो इनको पोटैटो वाली बोलते हैं ना। संस्कार तो बड़े अच्छे दिए हैं बेटी को आपने राजेश जी। चलती हूँ मैं। थोड़ी देर में मनीषा हाथ में थैला लिए वापस घर लौटती है। यहाँ सभी के बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, और एक तुम्हारे बच्चे हैं जिन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या बोलना है। पहले खुद को देख लो, फिर कुछ बोलना मेरी लाडो को। बाकियों के बच्चों की तरह इधर की उधर तो नहीं करती। अरे पेट की साफ है मेरी रमा। वही ना मम्मी, तुम ही बताओ। पापा खुद ही बोलते ना कमला आंटी को पोटैटो वाली। अंकल आलू बेचते हैं ना, तो नाम तो ठीक ही रखा है। अगर उन्होंने मना किया होता तो मैं ये नाम नहीं लेती। जिसे मैंने थोड़ी ना बताया आंटी को कि आप मंदिर का कहकर प्याज लाने गई हो। तुम प्याज ले आई? अरे कितनी बार कहा है कि प्याज लहसुन घर पर नहीं बनेगा, पर लाड साहब के लिए झूठ बोलना भी सीख गई तुम। अब तो मुझे विश्वास हो गया, रमा तुम्हारी ही बेटी है। रमा यूं तो 25 साल की हो चली थी, पर मन से अभी तक बच्ची ही थी। उसे ये दुनियादारी सच झूठ की ज्यादा समझ नहीं थी। वो सब कुछ सबके सामने कह देती थी। रमा के इसी भोलेपन पर सोमेश का दिल आ गया और वो रिश्ता लेकर राजेश जी के घर पहुंच गया। कुछ ही दिनों में ये मंगल कार्य भी हो गया और रमा सोमेश की शादी हो गई। मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं। अरे मेरी प्यारी रमा, कोई बात नहीं, YouTube पे मैं वीडियो चला देता हूँ, देख कर पहन लो, पर बाहर किसी को मत कहना। रमा बाहर हॉल में जाती है, जहाँ पहले से ही विद्या की सहेलियां बैठी हुई थी। अच्छा हाथ मारा है विद्या तूने तो। ऐसी बहू तो दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। चांद का चकोर है रमा तो। मेरे सोमेश की पसंद जो है। वैसे साड़ी बड़ी अच्छी है बहू। हाँ, कुछ दिन की ही तो बात है। मम्मी कह रही थी कि 10-15 दिन में तो सूट पहन लेना और फिर जींस, ताकि किसी को अजीब भी ना लगे। अरे अरे बहू। अरे रमा, तुम कल से ही पहन लो ट्राउजर। हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बेटा। विद्या सबके सामने बात को तो संभाल लेती है, पर रमा की बात उसके दिमाग में काटने लग जाती है। एक दिन वो सोमेश से कहती है, अपनी सास की हरकतें देख रहे हो, अभी से बेटी को भरने लगी है। अरे माँ, वो उसकी माँ है, चिंता करती है और कुछ नहीं। तुम भी तो चाहोगी ना कि सोमा को अपने ससुराल में कोई दिक्कत ना हो, और वैसे भी रमा कहाँ कुछ छुपाती है। अगले दिन नाश्ते के समय, चलो रमा, कुछ नाश्ता तैयार कर लेते हैं हम। हाँ मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मैं खुद बनाती हूँ, आप बैठिए ना। रमा किचन में जाती है और सभी के लिए मैगी बनाकर टेबल पर सजा देती है। सभी नाश्ता करने आते हैं। देखो तो मेरी रमा ने क्या बनाया है। हैं? ये क्या मजाक है बहू, मैगी? हाँ मम्मी जी, मुझे तो बस पापड़ सेकना और मैगी बनाना ही आता है। देखिए ना, पापड़ भी सेक कर रखे हैं मैंने। वाह भाभी, यू आर फैबुलस। मम्मी तो मुझे मैगी खाने ही नहीं देती थी, मजा आ गया। अरे इससे अच्छा तो मैं ही कुछ बना लेती, मूड का सत्यानाश कर दिया इसने। रमा की आंखें भर आती है। वो धीमी आवाज में कहती है, आपके घुटनों में दर्द रहता है ना मम्मी जी, मुझे लगा मैं कुछ बना लूंगी तो आप आराम कर पाएंगी। देख लिया मम्मी, मुझे तक नहीं पता था कि आपके घुटनों में दर्द है, और रमा समझ गई। दिन बीतने लगते हैं। पहले तो विद्या को लगा कि कुछ दिन में रमा बदल जाएगी, पर रमा कहाँ बदलने वाली थी। धीरे धीरे विद्या को इन चीज़ों से चिढ़ होने लगी, क्योंकि अनजाने में रमा सभी के सामने ऐसी बातें कर देती थी जिसके कारण मोहल्ले की औरतें पीठ पीछे रमा का मजाक बनाती थी। शादी को 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन रमा सोमा को रोता हुआ देखती है। क्या हुआ सोमा, तुम रो क्यों रही हो?
अच्छा, सब तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं इसलिए ना? अरे मैं हूं ना, इतनी जल्दी नहीं होने दूंगी तेरी शादी। घर पर तो छोटी सी बात पर सब ऐसे रिएक्ट करते हैं मानो क्या हो गया है। ऊपर से हमारे सोसाइटी की आंटीज। मैं क्या करूं भाभी? मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसने मेरी फेक वीडियो बना ली और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है भाभी। मुझसे गलती हो गई। अरे इतनी सी बात पर क्या रोना सोमा? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, गलती तो उसकी है। तुम क्यों रो रही हो? और मेरा वीडियो भाभी, लोग मुझे गलत समझेंगे ना। देखो, मेरी मम्मी कहती थी कि मन साफ होना चाहिए और वो तो तेरा है ही। मैं सब संभालूंगी, रोना बंद करो। रमा एक हैकर थी। उसने सोमा के बॉयफ्रेंड का फोन हैक करके वीडियो डिलीट कर दिया और लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। पर बात छुपने वाली कहाँ थी? घर वालों को इस बात की भनक लग ही गई। यही सब करने तुझे भेजा था मैंने। अरे क्या जरूरत थी किसी से बात करने की है? मम्मी जी, अगर आप सोमा को दोस्त की तरह रखती तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। पर लोग क्या कहेंगे, ये सोचने के कारण आपने सोमा पर इतनी पाबंदियां लगाई। अगर मैं नहीं संभालती तो पता नहीं क्या हो जाता। सब बहस कर ही रहे होते हैं कि रोती हुई रिम्पा अपनी बेटी के साथ हाथ में सामान लिए विद्या के घर पहुंचती है। मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया विद्या। उससे मेरी बेटी फूटे आंख नहीं भाती। हम सब रमा को मंदबुद्धि कहते थे, ना समझते थे। पर अगर समझदार बहू मेरी बहू की तरह होती है तो भगवान सबको रमा जैसी ना समझ बहू ही दे। उसने अपनी ननद के लिए सारे मोहल्ले वालों से बैर कर लिया। अरे तुझे भी कितना प्यार करती है वो। हाँ आंटी, अब मुझे लगता है कि काश सब रमा जैसे होते। किसी के मन में कोई छल कपट ना होता, किसी बात की टेंशन नहीं। आप बहुत लकी हो आंटी। सबको समझने की जरूरत है कि हमें परफेक्ट नहीं, मन के साफ लोगों की तलाश करनी चाहिए। कामकाजी नहीं, बेटी जैसी बहू लानी चाहिए। सबकी बातें सुनकर विद्या की आंखें भर आती है और वो सोमा और रमा को अपने गले लगा लेती है।